हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया पर। दोस्तों, जैसा कि हम रोज सीटेट के जो पर्यावरण संबंधी प्रश्न है हम लेकर आते हैं, और उसी श्रृंखला में आज हम प्रैक्टिस सेट जो आपका पांचवा है वो लेकर आए हैं। इसी संबंध में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर, ठीक है, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सर्वाधिक उत्पादक जो है पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन पहला है मरुस्थल, या दूसरा है आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन तीसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, या ऑप्शन चौथा है सवाना। बताना है आपको क्या इसका सही जवाब होगा। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ये सर्वाधिक उत्पादक है। ठीक है, ये जो वर्षावन है ये विषुवत रेखा के समीप पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, ठीक है, इन्हें पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, या कह सकते हैं बड़ा दिन, किस दिन होता है? ऑप्शन पहला है 21 मार्च, दूसरा है 21 जून, या ऑप्शन तीसरा है 23 सितंबर, या ऑप्शन चौथा है 22 दिसंबर। बताना है क्या होगा सही जवाब इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथे नंबर का ये ऑप्शन है 22 दिसंबर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, 22 दिसंबर को जो है इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जो है वो लंबवत पड़ती है। ठीक है, इस घटना को मकर संक्रांति भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, टूटता तारा है। ऑप्शन पहला है एक समान गति से चलने वाला तारा। ऑप्शन दूसरा है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या ऑप्शन तीसरा है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या ऑप्शन चौथा है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। बताना है आपको इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये चौथे नंबर का है, ये जो उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। ऑप्शन है आपका पहला, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन दूसरा है बगुला मनोरंजन के लिए बैठता है, या तीसरा भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है, या चौथा है बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो इसमें आपका सही जवाब ये आपका पहला ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब नहीं होंगे। बगुला तथा भैंस में जो है वो सहजीवी का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पर्यावरणीय शिक्षक होने के नाते आप कक्षा में बच्चों को पौधे की जड़ के कौन कौन से कार्य बताएंगे। यानी कि आप शिक्षक के रूप में कक्षा में पौधे की जड़ के कौन कौन से कार्य बताएंगे, यानी जड़ के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन पहला है भोजन भंडारण करना, या ऑप्शन दूसरा है ह्यूमस उपलब्ध कराना, ऑप्शन तीसरा है पौधे को सहारा प्रदान करना, ऑप्शन चौथा है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो
ए ऑप्शन में आपका कह रहा है कि पहला, दूसरा या तीसरा। ठीक है, बी में है आपका दूसरा, तीसरा या चौथा, या ऑप्शन सी में है पहला, तीसरा, चौथा, और डी में है पहला, दूसरा, चौथा। तो जो पौधे की जड़ों का कार्य होता है, ये आपका होता है भोजन भंडारण करना, और पौधे को सहारा प्रदान करना, और जल तथा खनिजों का अवशोषण करना मृदा से। ये आपके तीनों कार्य होते हैं। ये आपका ह्यूमस जो उपलब्ध कराना, ये आपका मृदा का कार्य होता है। तो इसमें आपका सही जवाब देखेंगे क्या हो जाएगा कि पहला, तीसरा, चौथा कौन कौन से में है। ये आपका सी नंबर में है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यानी जो अबू धाबी देश है, इसके बारे में सही कथन क्या है। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं। तो देखिए, इसमें अबू धाबी के विषय में, यह रेगिस्तानी इलाका है, ये आपका सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा, ये भी सही है। और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी आपका सही है। लेकिन जो अबू धाबी की मुद्रा, ये यहाँ पे दीनार लिखा हुआ है, दीनार नहीं, जबकि यहाँ की मुद्रा दिरहम है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपके ए नंबर के ऑप्शन में है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, एनसीटी का उद्देश्य है। शिक्षालय खोलना, या शिक्षालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, या यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, शिक्षालयों को अनुदान देना। तो यहाँ ये आपका दूसरे नंबर का जो है, शिक्षालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। पहला है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का आयोजन करना। दूसरा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तीसरा है विभिन्न कक्षाओं की बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। चौथा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। एक शिक्षक के रूप में वांछनीय गतिविधि आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभिन्न कक्षाओं की बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। यानी कक्षा में जो है, वो विभिन्न प्रकार के आपके छात्र हो सकते हैं, कोई उनकी संस्कृति या धर्म अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ऑप्शन पहला है स्कूल बैग का कम वजन, या ऑप्शन दूसरा ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, ऑप्शन तीसरा है अबोध का भार कम करने की जरूरत, ऑप्शन चौथा है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने के लिए जरूरत। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा अबोध का भार कम करने की जरूरत। ठीक है, इसका जो है, वो 1993 में पहली बार इस मुद्दे को यशपाल समिति ने, ठीक है, उठाया था। इसे स्कूल बच्चों के लिए कम करने के लिए उपाय के रूप में सुझाया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता, या ऑप्शन दूसरा है विषय की आधारभूत संकल्पना की आधारभूत, ऑप्शन तीसरा है आधारभूत इसे की आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण, ऑप्शन चौथा है कक्षा कक्ष की अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा कक्षा कक्ष की अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। यानी जो पर्यावरण के शिक्षण में आप केवल कक्षा कक्ष तक छात्रों को सीमित नहीं रख सकते, उन्हें बाहर के पर्यावरण से परिचित कराना, ठीक है, ये आपका बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन पर विचार कीजिए। पहला है माधव गडगिल भारत के लोकप्रिय पर्यावरण शास्त्री हैं। ऑप्शन दूसरा है मेधा पाटिकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ऑप्शन तीसरा है सुंदरलाल बहुगुणा जोशी का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ऑप्शन चौथा है सलीम अली को बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। क्या होगा आपके अनुसार इसका सही जवाब? तो देखिए माधव गडगिल जो है ये आपके भारत के लोकप्रिय पर्यावरण शास्त्री, ये आपका सही है। मेधा पाटकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध है, ये भी सही है। और सलीम अली जो है ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है, और इन्हें बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी है, ठीक है, इनका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से नहीं है, जबकि इनका सम्मेलन जो है वो है चिपको आंदोलन से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन असुमेलित है? पहला है सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय नमकीन झील है। दूसरा है लोकतक झील को तमिलनाडु की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा है चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। देखिए अगर बात करें सीटेट की एग्जाम में तो आपके झील या नदियों में से आपके एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा लोकटक झील। ये आपका असुमेलित है। जो लोकटक झील है इसे तमिलनाडु की जीवन रेखा नहीं कहा जाता है, जबकि इसे जो कहा जाता है मणिपुर की जीवन रेखा, क्योंकि ये मणिपुर में स्थित है। जबकि तमिलनाडु में है ये आपकी पुलिकट झील स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, गारो खासी पहाड़ियों के सापेक्ष कार्डेमम की पहाड़ियों की स्थिति क्या है? पहला है आपका उत्तर पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम, तीसरा है दक्षिण, या चौथा है उत्तर। देखिए अगर बात करें गारो खासी पहाड़ियाँ, ठीक है, ये आपकी मेघालय राज्य में स्थित है। और मेघालय राज्य आपका कहाँ, पूर्वोत्तर का ये राज्य है, यहाँ पे कहीं मान लें। तो अगर यहाँ पे देखें तो पूर्वोत्तर का राज्य आपका कौन सा है? मेघालय। और जो कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं ये आपकी केरल में है। तो केरल जो ये आपका दक्षिण का राज्य है।
तो पूछा क्या गया है, गारो खासी पहाड़ियों के सापेक्ष, यानी इसके सापेक्ष इसकी स्थिति। ठीक है, तो ये आपका किस में हो जाएगा, यहाँ। तो ये आपका आ जाएगा दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अवलोकन, प्रयोग व रिक्त स्थान दिया हुआ है, विज्ञान की तीन विधियां हैं। यानी कि ये अवलोकन और प्रयोग ये दो हैं और एक आपको तीसरी बतानी है, ऑप्शन में से क्या है विज्ञान की तीन विधियां। पहला है परिकल्पना, दूसरा है अनुमान, या ऑप्शन तीसरा है मापन, या ऑप्शन चौथा है निगमन। इसका सही जवाब हो जाएगा निगमन। निगमन, अवलोकन, प्रयोग ये सभी तीनों विज्ञान की विधियां हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका कि ईवीएस एकीकरण है, मतलब ईवीएस में क्या क्या सम्मिलित है। ऑप्शन पहला है पारिस्थितिकी और विषाणु विज्ञान एवं विज्ञान का। ऑप्शन दूसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। ऑप्शन तीसरा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान का। तो बात करें अगर सही उत्तर की, तो ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तो चलिए ठीक है भी, लेकिन विषाणु विज्ञान ही ये आपकी विज्ञान की शाखा है। और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये नहीं। तीसरा ये आपका जो है ये आपका सही जवाब है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान, ये तीनों का सम्मिलित रूप है ईवीएस। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक बने रहिए अपने एग्जाम चैनल एग्जाम सिटी इन इंडिया पर। धन्यवाद।